मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ इस वीडियो में, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग का जो है 800 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसका ये पार्ट नंबर 3 है, और पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। और फिजिक्स का जो है हम लोग का 800 क्वेश्चन का जो है सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 4 हो चुका है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जाके देखिए और क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप लोग क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जो है क्लियर हो जाएगा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले ये 800 क्वेश्चन का ये पार्ट नंबर 3 है, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया गया है जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और ये 35 क्वेश्चन करने के बाद आपका जो है केमिस्ट्री थोड़ा टफ हो जाता है, तो केमिस्ट्री में जो है आपका 35 में आपका 25 मार्क्स तो कोई रोकने वाला नहीं है। ये 800 क्वेश्चन करने के बाद प्लस में हम लोग का जो टेस्ट है, टेस्ट जो है हम लोग का 6 टेस्ट हो चुका है, जाके दीजिए। वहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बताया गया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको आता भी होगा तो वीडियो को जो है शुरू से लेके जो है अंत तक देखना है, जिससे कि आपका जो है रिवीजन हो जाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये पार्ट नंबर 3 है, और 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आ चुका है। और कुछ ऐसा भी क्वेश्चन लिया गया है जो आपके एग्जाम में 2020 के एग्जाम में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का जो आपके एग्जाम में इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। पहला क्वेश्चन है कार्बन का संयोजकता कितना होता है। तो सिंपल से आपको याद रखना है 4, और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 से 2 सेकेंड देना है, क्योंकि 1 से 2 मंथ आपका जो है बचा हुआ है। उसके लिए जो है आप लोगों का रिवीजन चल रहा है, जिससे कि एग्जाम में जो है आपको एक भी मार्क्स जो है कन्फ्यूज के कारण गलत नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक फेराडे में कितने कूलम होते हैं, या एक फेराडे कितने कूलम के बराबर होता है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है 96,500 कूलम के बराबर होता है एक फेराडे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एथेन में कार्बन का परसंकरण है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है sp3। एथेन में कार्बन का परसंकरण कितना है, sp3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, ये तीनों फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शायद ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n, और आपको जो है कमेंट बॉक्स में एल्काइन या एल्केन का सूत्र आपको जो है बता देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NH3 में N का परसंकरण कितना है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है N का जो है परसंकरण हो जाएगा, ये अमोनिया में क्या हो जाएगा, sp3। N का परसंकरण कितना हो जाएगा, sp3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। तो इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या 2 होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक का सूत्र आपको जो है बताना है कौन से यौगिक हैं। तो सिंपल सा आपको याद रखना है CnH2n+2 जो है एल्केन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, पॉलीथीन एक बहुलक है, किसका बहुलक है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है इथीन का। किसका बहुलक है पॉलीथीन, इथीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, संक्रियन ऊर्जा को घटाकर उत्प्रेरक ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है। तो कणों के आकार पे निर्भर करती है, इतना आपको पता होना चाहिए। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता किस पे निर्भर करती है, कणों के आकार पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब उत्प्रेरक होता है, ये उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक एक एंजाइम है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का मान कितना होता है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है 0.693/K। के यहाँ पे जो है एक स्थिरांक है और T½ का मान होता है 0.693, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, H2SO4 जो है, H2SO4 क्या है आपका, द्विभाषमिक अम्ल है। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा द्विभाषमिक अम्ल और त्रिभाषमिक अम्ल, या इनमें से सभी, या इनमें कोई नहीं। तो सिंपल सा आपको याद रखना है H2SO4 क्या है, द्विभाषमिक अम्ल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है व्यंजक। तो सिंपल सा आपको याद रखना है T½ समानुपाती। T½ समानुपाती क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
आपको याद रखना है। शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए व्यंजक कौन सा है? टी हाफ समानुपाती ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मिस ना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पे निर्भर करता है? तो संक्रियन भाग पे, भाग नहीं होगा, संक्रियन भार पे। किस पे? संक्रियन भार पे निर्भर करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर बहुलक है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है आइसोप्रोपिन का। किसका बहुलक है? आइसोप्रोपिन का। प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? आइसोप्रोपिन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है? तो ब्यूटाडाइन का। किसका? नेचुरल रबर जो है निम्नलिखित में किसका बहुलक है? निम्नलिखित इसीलिए दिया गया है जो कि आपको ऑप्शन दिया जाता है 4, इसीलिए निम्नलिखित आपको जो यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तो दिया गया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सिर्फ हमको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटाडाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूना एस रबर का एकलक है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो सिंपल सा आपको याद रखना है, ब्यूना एस रबर का एकलक कौन सा है? एस्ट्राइन एवं ब्यूट्राडाइन। क्या हो जाएगा? एस्ट्राइन एवं ब्यूट्राडाइन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टार्च है? स्टार्च क्या है आपको बताना है? प्राकृतिक एवं जैव बहुलक। क्या है स्टार्च? प्राकृतिक एवं जैव बहुलक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइन तथा नियोप्रीन क्या है? समबहुलक है। पॉलिस्टर क्या है आपका? टेफ्लॉन। उसके बाद कोमा देके पॉलीस्टाइन तथा नियोप्रीन क्या है? समबहुलक। आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है? तो नेचुरल रबर जो है हमारा आइसोप्रोपिन का बहुलक है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केफ्रोलैक्टम निम्नलिखित में किसका बहुलक है? तो नायलॉन 6 का। किसका है? नायलॉन 6 का। केफ्रोलैक्टम जो है किसका बहुलक है? नायलॉन 6 का। अगर आपको जो है हिंदी में जो है आपको प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन करना है, तो आप लोग सभी स्टूडेंट जो है जितना भी वीडियो देख रहे हैं सभी को आपको जो है कमेंट बॉक्स में जो है बोल देना है कि हाँ हिंदी का जो है 50 मार्क हिंदी का आपको जो है रिवीजन करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आप लोग बोलिएगा तो रिवीजन हम लोग करवा देंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो है अगर 25 में अगर आपको 22-23 लाना है तो आप लोग रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि आपको एक भी डाउट जो है क्वेश्चन में न रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन जैव निम्नीकरणीय बहुलक है? तो निम्न में कौन जैव निम्नीकरणीय बहुलक है? सेल्यूलोज। क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्प्रीन। यहाँ पे जो है मिस प्रिंट है। एस्प्रीन क्या है? एक ज्वरनाशी है। क्या है? एक ज्वरनाशी। एस्प्रीन यहाँ पे लिखा गया है, एस्प्रीन क्या है? एक ज्वरनाशी है। अगला क्वेश्चन है आपका, डेटॉल का प्रयोग किया जाता है या उपयोग होता है? तो एंटीसेप्टिक के रूप में डेटॉल का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन सा है? तो क्लोरोमार्फेनिकोल। क्या हो जाएगा? क्लोरोमार्फेनिकोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बोजन किसका मिश्रण है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है H2+S का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? H2+S का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है गैंग। डोलामाइट खनिज में पाया जाता है तो मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? डोलामाइट अयस्क में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है बॉक्साइड। क्या हो जाएगा? बॉक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉपर पराइटस का सूत्र है? तो CuFeS2। क्या हो जाएगा? CuFeS2 इसका सूत्र हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः केंद्रित करते हैं? सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः केंद्रित करते हैं, सकेंद्रित। यहाँ पे जो है सकेंद्रित लिखा हुआ है, सकेंद्रित करते हैं। तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा जो है सल्फाइड अयस्कों को सकेंद्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सोना आसानी से घुल जाता है? तो जलीय पोटासियम साइनाइड प्लस में O2। क्या हो जाएगा? जलीय पोटासियम साइनाइड और O2 में क्या होता है? घुल जाता है सोना आसानी से। आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है एंजाइम एक प्रोटीन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का जो है उदाहरण क्या है? दूध एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्यास का। दूध किसका उदाहरण है? प्यास का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव्य की परिक्षेपण कहलाता है? तो जेल। क्या हो जाएगा? ठोस पदार्थ पर किसी द्रव्य का परिक्षेपण क्या कहलाता है? जेल।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोराइड घोल का शुद्धिकरण करने किसके द्वारा किया जाता है? तो डायलिसिस के द्वारा जो है क्लोराइड घोल का शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफसीसी जालक में परमाणुओं की संख्या होती है? तो सिंपल से आपको याद रखना है 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, डी ऑर्बिटल का आकार किस प्रकार होता है? इस क्वेश्चन का आपको जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी का आपको सॉल्यूशन बताया जा चुका है, एक बार जो है आप लोगों का टेस्ट हो जाए, आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संक्रमण तत्व का स्थान जो है आवर्त सारणी के अंतर्गत किस में रखा गया है? किस ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया आपको पूछ रहा है। तो सिंपल से आपको याद रखना है, संक्रमण तत्व जो है डी ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 41 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संक्रमण धातु के अणु में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो सिंपल से आपको याद रखना है, निम्नलिखित संक्रमण धातु के अणु में कौन प्रतिचुंबकीय है? Zn+2। क्या हो जाएगा? Zn+2 जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आएगा, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो NS²। क्या हो जाएगा? NS² जो है क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रोमिनियम के लवण रंगीन होते हैं? किस लिए रंगीन होते हैं? क्योंकि यह एक संक्रमण तत्व है, इसीलिए क्रोमिनियम लवण रंगीन होते हैं। आपको पता होना चाहिए संक्रमण तत्व जो है, संक्रमण तत्व के यौगिक जो क्या बनाते हैं? रंगीन यौगिक, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व का सामान्यता या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी का फार्मूला आपको बताया जा चुका है, फिर भी एक टेस्ट हो जाए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको जो अगर हिंदी का अगर सभी को चैप्टर का रिवीजन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।